हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम ताम्र प्रसार युग के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इस क्लास के थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो चैप्टर्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, किस चैप्टर पे, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस होना है, कहां पे कम फोकस होना है, यानी कहां पे ज्यादा समय देने की जरूरत है, कहां पे कम समय देने की जरूरत है, यानी आप अपने टाइम को इस बुक के थ्रू आउट स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, ये अप्रोच भी आपको जानने को मिलेगा। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट और फैक्ट से क्वेश्चंस बनाने का जो एंगल होता है, वो एंगल भी आप सीख पाएंगे। और साथ ही साथ यदि एनसीईआरटी की बुक अगर आपको समझ में नहीं आती तो एनसीईआरटी की बुक भी आपको समझ में आने लगेगी। और एनसीईआरटी की बुक से, यानी इस एनसीईआरटी की बुक से 60 नोट्स कैसे बनाएं, इसकी समरी कैसे बनाएं, वो एंगल भी आपको जानने को मिलेगा। आज का जो फोकस पॉइंट है, ताम्र प्रसार की सीमाएं, लिमिटेशंस, कमियां, यानी ताम्र प्रसार की क्या लिमिटेशन थी, क्या सीमाएं थी, क्या कमी थी। और इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है, जो मेन कीवर्ड इस एनसीईआरटी के बुक के भीतर दिया गया है, यानी जो क्वेश्चंस बनने का एंगल है, उस एंगल को हमने यहां पे हेडिंग के रूप में आपके सम्मुख रखा है, ताकि उस एंगल को पकड़ पाए जो क्वेश्चंस बनने का एंगल होता है। पहला एंगल क्या होगा? पशुपालन। दूसरा एंगल क्या है? व्यापक पैमाने पर खेती नहीं। तीसरा एंगल है शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। फोर्थ एंगल है ग्रामीण पृष्ठभूमि। सिक्स एंगल है लेखन कला। 5 एंगल है लेखन कला और 6 एंगल है ताम्र प्रसार संस्कृति। ये जो 6 एंगल आपको देखने को मिल रहा है, इस ये जो हेडिंग, ताम्र प्रसार की जो सीमाएं, जो लिमिटेशन, जो कमियां, ये जो टॉपिक्स इस एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, उसके अंदर 6 पॉइंट है, 6 एंगल है क्वेश्चंस बनने का। इस एंगल को यानी मेन कीवर्ड को मैं आपके सम्मुख क्यों रखा? ताकि ये जो एंगल है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपके माइंड में सेट हो जाए और आप उस एंगल को सीख पाए जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा और भूलेगा भी नहीं। आप लंबे समय तक इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो फर्स्ट एंगल है पशुपालन। क्वेश्चन बनने का जो फर्स्ट एंगल होगा पशुपालन। तो पशुपालन की बात करें तो क्या कमी थी पशुपालन को लेकर के, एनिमल हस्बेंड्री को लेकर क्या कमी दिखती है? ताम्र प्रसार के लोग पशुपालन यानी जानवरों का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। ताम्र प्रसार के लोग पशुपालन यानी जानवरों का, जो जानवर पालते थे, उसका पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। कैसे पता चलता है सक्षम नहीं थे? कैसे पता चलता है? फर्स्ट पॉइंट, दूध एवं गव्य उत्पादों का दूध एवं गव्य उत्पादों के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। यानी दूध, इस जो पशुपालन करते थे, जो जानवर पालते थे, उसके दूध और उसके दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, जैसे दूध से बने जो उत्पाद होते हैं, जैसे दही, घी, उसका उपयोग नहीं करते थे। दूध एवं गव्य उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे। दूध एवं गव्य उत्पाद क्या होता है? गव्य उत्पाद जैसे दूध का जो क्या बनाया जाता है, दही बनाया जाता है, फिर जो घी बनाया जाता है, यानी दूध के जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसका उपयोग, उन उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे। ऐसा क्यों? इनका क्या मानना था कि दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है। दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है। इसलिए इन ताम्र प्रसार के लोगों को क्या मानना था कि जो दूध है वो केवल पशुओं के बच्चों के लिए है। इसलिए इस दूध का इस्तेमाल अपने लिए, खुद के लिए नहीं करते थे। और इसके जो उत्पाद होते हैं, जैसे गव्य उत्पाद का मतलब क्या हुआ? जैसे दही आप बना रहे हो, जैसे घी बना रहे हो, तो ये दूध के उत्पाद होते हैं, इसका उपयोग ये नहीं करते थे। क्यों? इनका मानना था कि दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है। ताम्र प्रसार के लोगों का क्या मानना था कि दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तो और क्या मेन पर्पस था पशुपालन का?
संभवतः खाने के लिए, संभवतः खाने के लिए, संभवतः उन जानवरों को खाने के लिए, संभवतः उन जानवरों को, जो जानवरों को पालते थे, संभवतः खाने के लिए यानी मांसाहार के रूप में, खाने के लिए यानी मांसाहार के रूप में उसका उपयोग करते थे, खाने के लिए यानी मांसाहार के रूप में उसका उपयोग करते थे। अब देखिए, एक जो यूपीएससी एग्जाम का जो अप्रोच चेंज हो रहा है, वो कह रहा है, जो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें 2018 से 2024 का, तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी अगर आप सरफेस टू सरफेस पढ़ रहे हो तो उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको एनसीईआरटी की बुक की गहराई में उतरना है। गहराई में कैसे उतरते हैं? जैसे आपने कहा कि पशुपालन का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, अब आप यही रट रहे हो, आपने ये रट डाला, ये सरफेस टू सरफेस हो गया। आप ये जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो कैसे, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे पूर्ण उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो जो कैसे वाला पॉइंट, जो कैसे वाला पॉइंट होगा, वो भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में या स्टेट पीसीएस एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चंस बनने का एक एंगल होता है। इसलिए केवल उस लाइन को रटना नहीं है, आप जानिए कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये एंगल आप डालिए अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ते समय। जब ये एंगल आप डालेंगे तो आप एनसीईआरटी की बुक को यूपीएससी के एग्जाम से अप्रोच से पढ़ पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, दूसरी क्या कमी, ताम्र प्रसारणी में दूसरी क्या कमी दिखती है? व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे। ताम्र प्रसारणी के लोग व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे। कैसे पता चलता है? ताम्र प्रसारणी के लोग व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे, कैसे पता चलता है? पहला पॉइंट, ना तो कुदाल पाया गया है ताम्र प्रसारणी के स्थलों पर, ना तो कुदाल पाया गया है, ना ही हल का कोई उपकरण। ताम्र प्रसारणी के स्थलों पर ना तो कुदाल पाया गया है, ना ही हल का कोई उपकरण। लोहे के औजारों की आवश्यकता थी, लोहे के औजारों की आवश्यकता थी, लेकिन इसका इस्तेमाल शायद ही कभी किया गया। लोहे के औजारों की आवश्यकता थी, क्यों थी? लोहे के औजारों की आवश्यकता क्यों थी? इन ताम्र प्रसारणी के लोगों को लोहे के औजारों की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत और जो मध्य भारत है, पश्चिमी भारत और जो मध्य भारत है, पश्चिम भारत के अंदर हम महाराष्ट्र राज्य की बात कर सकते हैं, राजस्थान, पश्चिम भारत के अंदर महाराष्ट्र और राजस्थान की बात कर सकते हैं। मध्य भारत के अंदर मध्य प्रदेश की बात हम कर सकते, मध्य प्रदेश की बात हम कर सकते हैं, यानी महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर व्यापक पैमाने पर खेती नहीं थी। कारण, इसके पीछे कारण क्या? क्योंकि ये क्षेत्र है, जो मध्य भारत और पश्चिम भारत का क्षेत्र है, ये काली मिट्टी के अंदर आता है, काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पश्चिम भारत और मध्य भारत का क्षेत्र काली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और एक काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है काफी हार्ड होता है, और इस काली मिट्टी को कृषि करने योग्य बनाने के लिए लोहे के औजारों की आवश्यकता इन लोगों को थी। लेकिन लोहे के औजार शायद ही कभी लोगों ने उपयोग किया, क्योंकि काली मिट्टी काफी हार्ड होती है, तो काली मिट्टी काफी हार्ड होती है, तो उस पे जो इनके पास उपकरण थे, जो पत्थर के उपकरण जो यूज कर रहे थे, वो उतना उपयोगी नहीं थे। यानी उस क्षेत्र को, यानी काली मिट्टी के क्षेत्र को कृषि करने योग्य बनाने उतना योग्य वो नहीं थे। तो इन्हें इस काली मिट्टी के क्षेत्र को, जो कपास मुख्यतः किसके लिए, काली मिट्टी का क्षेत्र जो मुख्यतः किसके उत्पादन के लिए होता है? कपास के उत्पादन के लिए होता है। इस क्षेत्र के लिए उन्हें लोहे के औजारों की आवश्यकता थी, लेकिन शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया गया हो, यानी इनके पास लोहे के औजार नहीं थे, इनके पास लोहे के औजार नहीं थे। शायद ही, एनसीईआरटी का कांसेप्ट क्या कह रहा है कि शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया हो, शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया गया हो, यानी इसका इस्तेमाल नहीं होता था। शायद ही कभी इसका इस्तेमाल, लोहे के औजारों का इस्तेमाल शायद ही कभी किया गया हो, जबकि इस क्षेत्र में कृषि करने के लिए हमें लोहे के औजारों की, यानी ताम्र प्रसारणी के लोगों को लोहे के औजारों की आवश्यकता थी। तो ये कुछ कारण है जिस कारण से व्यापक पैमाने पर खेती ताम्र प्रसारणी में नहीं दिखती। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने सरफेस टू सरफेस एनसीईआरटी पढ़ना क्या कहते हैं, आपने ये रट लिया कि व्यापक पैमाने पर खेती नहीं थी, रट डाला, लेकिन आपने ये जानने का प्रयास नहीं किया कैसे, क्योंकि रटने से काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम में 4 स्टेटमेंट को क्वेश्चंस में डाला, 4 स्टेटमेंट डाला, 5 स्टेटमेंट डाल रहा है। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी के बुक के भीतर कोई फैक्ट आपने पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा कि व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे, ताम्र प्रसारणी के लोग
व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे वो भी जानना है। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ना तो कुदाल पाया गया है यहाँ पे, ना ही हल का कोई उपकरण पाया गया है। इन्हें लोहे के औजारों की आवश्यकता महसूस हुई। इस काली मिट्टी के क्षेत्र पे जो काफी जटिल, जो काफी हार्ड होता था, उसको कृषि करने योग्य बनाने के लिए इन्हें लोहे के औजारों की आवश्यकता महसूस हुई, जो इनके पास नहीं थे। शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया गया हो। पूर्वी भारत पूर्वी भारत पूर्वी भारत का जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, पूर्वी भारत का जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, पूर्वी भारत का जो लाल मिट्टी का क्षेत्र है, जब आप जियोग्राफी आप पढ़ेंगे क्लास 10 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी को, तो वहां पे जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज, उस चैप्टर में आप लाल मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में आप पढ़ेंगे कि काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन कौन से फसल काली मिट्टी में उगाए जाते हैं, लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है और कौन कौन से प्रोडक्शन उत्पादन उसमें किए जाते हैं। तो जो पूर्वी भारत का लाल मिट्टी का क्षेत्र है, जो समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलती है, जो समस्याएं इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है, यही समस्याएं यहाँ पे भी देखने को मिलती है। जो कृषि को लेकर के जो समस्याएं इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, इन क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, वही समस्याएं पूर्वी भारत के लाल मिट्टी के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। क्योंकि लाल मिट्टी का जो क्षेत्र होता है, ये भी काफी हार्ड होता है। इसको कृषि के नियोग बनाने के लिए किसी जरूरत है, लोहे के औजारों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इनके पास नहीं थे। इस कारण से ये लोग व्यापक पैमाने पर खेती नहीं कर पाए, इनके पास व्यापक पैमाने पर खेती नहीं थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का, शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। ताम्रप्रसार युग में शिशु मृत्यु दर क्या था? बहुत अधिक था। ताम्रप्रसार युग में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक था। कैसे? पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के दफन किए जाने के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। आप कह रहे हो कि ताम्रप्रसार युग में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। कैसे अधिक थी? पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के दफन किए जाने के साक्ष्य एविडेंस प्राप्त होते हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कुपोषण हो सकता है, चिकित्सा ज्ञान की कमी या महामारी प्रकोप हो सकता है। इसके बड़ी संख्या में बच्चों के दफन के जो एविडेंस, जो साक्ष्य हमें पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त होते हैं, जो दर्शाता है कि शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक थी। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कुपोषण हो सकता है, चिकित्सा ज्ञान की कमी या महामारी प्रकोप हो सकता है। इससे पता चलता है कि दीर्घ आयु को बढ़ावा नहीं दे सका। यानी ताम्रप्रसार जो संस्कृत है, यहाँ के लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते थे। यानी ताम्रप्रसार की संस्कृत दीर्घ आयु को बढ़ावा नहीं दे सका। दीर्घ आयु को बढ़ावा नहीं दे सका। इसका मतलब क्या हुआ? दीर्घ आयु को बढ़ावा नहीं दे सका मतलब ताम्रप्रसार के लोग इनकी जो जीवन की जो अवधि होती थी वो काफी लंबी नहीं होती थी। इनके जीवन की जो अवधि होती थी वो काफी लंबी नहीं होती थी। यानी दीर्घ आयु के लोग नहीं होते थे, यानी लंबे समय तक जीवित नहीं रहते थे। ताम्रप्रसार के लोग लंबे समय तक जीवित नहीं रहते थे। इसके पीछे का कारण क्या है? कुपोषण, चिकित्सा ज्ञान की कमी या महामारी प्रकोप हो सकता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एंगल है, ग्रामीण पृष्ठभूमि। जो ताम्रप्रसार की संस्कृति क्या थी? वो ग्रामीण पृष्ठभूमि थी, यानी यहाँ पे कोई शहरी सभ्यता हमें दिखाई नहीं देती। यानी ताम्रप्रसार में शहरों का विकास नहीं हुआ था। ताम्रप्रसार की जो संस्कृति है वो शहरी संस्कृति नहीं थी। कैसी संस्कृति? ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। ताम्रप्रसार की पृष्ठभूमि जो क्या थी? ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। इसके पीछे का एक कारण क्या हो सकता है? व्यापक पैमाने पर खेती नहीं। ताम्रप्रसार के लोग व्यापक पैमाने पर खेती नहीं करते थे, इतना ही खेती करते थे जिससे ये अपनी आजीविका चला पाते थे। यानी इनका जो एग्रीकल्चर था, कृषि था, वो सरप्लस नहीं था। और किसी भी सोसाइटी में
जब तक एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं होगा। सरप्लस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जिससे आप अपनी जरूरत पूरा कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरों की जरूरत पूरा कर पा रहे हैं, उन लोगों की जरूरत आप पूरा कर पा रहे हैं जो कृषि नहीं करते, जो दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तांबे से संबंधित कुछ उपकरण बना रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कृषि कार्य में नहीं लगे हुए हैं, आप उनकी जरूरत अगर आप पूरा कर पा रहे हो तो इस प्रकार के एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? अधिशेष एग्रीकल्चर, सरप्लस एग्रीकल्चर। यूपीएससी एग्जाम 2015 में सरप्लस एग्रीकल्चर, अधिशेष एग्रीकल्चर के पॉइंट में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था कि सरप्लस एग्रीकल्चर यानी अधिशेष एग्रीकल्चर कृषि क्या होता है। तो जिस सभ्यता में, जिस सोसाइटी में अगर एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं होगा, कृषि का प्रोडक्शन उत्पादन बड़े पैमाने पर नहीं होगा, तो वहां पे ट्रेड, व्यापार नहीं शुरू होगा। जब ट्रेड और व्यापार नहीं शुरू होगा तो शहरों का विकास भी नहीं होगा। तो शहरों के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए पहला जो बेसिक पॉइंट क्या है कि कृषि सरप्लस होनी चाहिए, अधिशेष कृषि होनी चाहिए। तो जो अधिशेष कृषि होती है वो ट्रेड, वो व्यापार को बढ़ावा देती है। तो जब व्यापार को बढ़ावा मिलता है तो शहरों का क्या होता है? विकास होता है, नगरों का विकास होता है। ये तो एक पॉइंट ये भी है। दूसरा पॉइंट, तांबे की आपूर्ति सीमित। तांबे की आपूर्ति सीमित यानी व्यापारिक जो मूवमेंट था वो बहुत धीमा था। तांबे की आपूर्ति क्या थी? सीमित, यानी कोई व्यापार भी यहाँ पे बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था, छोटा मोटा व्यापार यहाँ पे देखने को मिलता है। तांबे की आपूर्ति क्या थी? सीमित, यानी तांबे की आपूर्ति पूरी तरीके से लोग नहीं कर पाते थे। तांबे की आपूर्ति सीमित मतलब बहुत ही कम थी, सीमित थी। तांबे की आपूर्ति यानी जो सप्लाई होता है, जैसे एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी राजस्थान के लोग, क्योंकि राजस्थान का जो खेतड़ी का क्षेत्र है, राजस्थान का खेतड़ी का क्षेत्र, वहां पे तांबे की खदान थी जहां पे तांबा बड़े पैमाने पर था। तो वो लोग हड़प्पा के लोगों को इसका जो है राजस्थान का गणेश्वर के बारे में आपको बताया था इसी चैप्टर के अंदर। हमने आपको गणेश्वर के बारे में बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, जहां हमने आपको बताया था गणेश्वर में जो तांबे का प्रोडक्शन, गणेश्वर क्षेत्र में तांबे की खदान थी, बड़े पैमाने पर वहां पे तांबा था, उपलब्ध था। तो वो लोग, गणेश्वर के लोग, हड़प्पा के लोगों को तांबे की सप्लाई करते थे, तांबे की आपूर्ति करते थे, सप्लाई करते थे, यानी तांबा वहां हड़प्पा के लोगों को, सिंधु सभ्यता के लोगों को पहुंचाते थे। हमने आपको बार बार हड़प्पा सभ्यता आ रहा है, तो हमने आपको कहा है कि जैसे इस चैप्टर खत्म होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में वैसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में डिस्कस करूंगा। तो राजस्थान का जो स्थान था गणेश्वर, वहां पे तांबे की खदान पाई गई है, बड़े पैमाने पर वहां पे तांबे देखने को मिलते हैं। तांबे के मामले में वो क्या था? समृद्ध था। राजस्थान का जो गणेश्वर स्थल है वो तांबे के मामले में, तांबे की खदान में क्या था? समृद्ध था, यानी वहां पे तांबा बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। तो वहां से सिंध सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे की सप्लाई की जाती थी, आपूर्ति की जाती थी। लेकिन ये तांबे की जो आपूर्ति क्या है? सीमित, यानी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं। यानी अगर सीमित आपूर्ति है तो हम इसको बहुत बड़ा व्यापारिक मूवमेंट, गतिविधि नहीं कह सकते। तो जब बहुत बड़ी व्यापारिक मूवमेंट, गतिविधि नहीं है, मूवमेंट नहीं है, व्यापारिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो पृष्ठभूमि क्या होगी? ग्रामीण पृष्ठभूमि ही रहेगा। क्योंकि शहरों के लिए, शहरी जो शहरों का विकास होता है उसमें व्यापारिक मूवमेंट जो आपूर्ति होती है, सीमित नहीं, असीमित होती, बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जाती है। तांबे के बने उपकरण कम मजबूत होते थे। अब हम आपको वो पॉइंट बता रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट क्लियर कर रहा है कि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। तो पहला पॉइंट ये वाला कि व्यापक पैमाने पर खेती नहीं है, तांबे की आपूर्ति सीमित है, तांबे के बने उपकरण कम मजबूत होते थे। तांबे के बने उपकरण कम मजबूत होते थे, यानी इसकी क्वालिटी भी बहुत कम दिखती है, इसकी क्वालिटी में कमी भी दिखती है। तांबे के बने उपकरण कम मजबूत होते थे। तांबे के साथ तीन मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे। तांबे के साथ तीन मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे, यानी तांबे के साथ तीन की मिश्रण की जो कला थी उसके बारे में लोग नहीं जानते थे। इस प्रकार कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। इस कारण कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता क्या थी?
जबकि हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता क्या थी कि वो लोग हड़प्पा सभ्यता अपने कांस उपकरण के लिए जाना जाता है, यानी हड़प्पा के सभ्यता के लोगों को तांबे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबे के साथ टिन के मिश्रण का ज्ञान अच्छी तरीके से पता था, जबकि ताम्रप्रसार युग के लोग तांबे के साथ टिन मिश्रण की कला से अनभिज्ञ थे, यानी तांबे के साथ टिन के मिश्रण की कला के बारे में नहीं जानते थे, जिस कारण ताम्रप्रसार युग में कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे, जिस कारण ताम्रप्रसार काल के लोग कांस्य नामक अधिक मजबूत और उपयोगी धातु नहीं बना पाते थे। नेक्स्ट जो फोकस पॉइंट है लेखन कला। तो ताम्रप्रसार युग के लोग लिख नहीं सकते थे, यानी लेखन कला से परिचित नहीं थे। ताम्रप्रसार युग के लोग लिख नहीं सकते थे, ठीक है, यानी लिखना नहीं जानते थे। ताम्रप्रसार संस्कृत की बात करें तो ताम्रप्रसार संस्कृत के अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नई थी। ताम्रप्रसार संस्कृत के अंतर्गत आने वाले अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नई थी। इससे पहले के वीडियोस में जो हमने ताम्रप्रसार युग के बारे में जब आपको बताया है, उसमें जो इंपॉर्टेंट स्थल के बारे में आपको बताया, तो उसमें से कुछ ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं और हड़प्पा सभ्यता के समय के हैं और हड़प्पा सभ्यता के बाद के भी हैं। कुछ ऐसे इसके पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ ऐसे स्थलों के बारे में बताया है जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं, और जो कुछ ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के समय के हैं, और कुछ ऐसे स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बाद के हैं, यानी जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया उसके बाद की स्थल है। तो यही पॉइंट कह रहा है कि ताम्रप्रसार संस्कृत की जो अधिकांश स्थल है, ताम्रप्रसार युग के अंतर्गत आने वाले अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नई थी। फिर भी लेकिन सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया था। लेकिन इन लोगों ने ताम्रप्रसार संस्कृत के लोगों ने सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया था। आप क्या सीख रहे हो? एनसीईआरटी कांसेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ताम्रप्रसार संस्कृत के अधिकांश स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नई थी। फिर भी लेकिन नई होने के बावजूद, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद के स्थल होने के बाद भी, लेकिन सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया था। यानी ताम्रप्रसार संस्कृत के अंदर वो स्थल जो हड़प्पा सभ्यता के बाद के स्थल है, वो लोग हड़प्पा सभ्यता के तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं ले पाए थे। यानी ऐसे कुछ हड़प्पा स्थल जो अधिकांश सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नहीं थी, अधिकांश ताम्रप्रसार संस्कृत के अधिकांश ऐसे स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में नई थी, लेकिन सिंधु लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई भी लाभ नहीं लिया था। तो ये किस एंगल का पॉइंट है? जो हमने बताया कुछ ऐसे स्थल के ताम्रप्रसार युग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हमने बताया जो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के समय में हैं और जो हड़प्पा सभ्यता के बाद के हैं। तो अधिकांश ऐसे स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, संबंधित है किसी न किसी प्रकार से, वो लोग इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों से की जो तकनीकी ज्ञान थी, उस तकनीकी ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाए, उसका लाभ नहीं ले पाए। तो आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। इस क्या एंगल होता है वो पॉइंट भी आप सीख पाएंगे। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।